सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। मैं कमल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी विद कमल पर। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं एक नई टेस्ट सीरीज जिसमें जिसमें उत्तराखंड समूह ग हिंदी सिलेबस की तैयारी कैसे करें तथा इसके लिए महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें कौन कौन सी हो सकती हैं, जिससे हम आने वाले समय में जितने भी एग्जाम हैं उनको आसानी से हिंदी में फुल में से फुल मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं। और हिंदी का जो सिलेबस है जिसके अंतर्गत व्याकरण और साहित्य जो पूछा जाता है, उनके आने वाले दिनों में कैसे उसकी गहराई से हम अध्ययन करें, उसकी संपूर्ण जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और तथा आज हम उसका जो सिलेबस है उसकी गहराई से कैसे अध्ययन करें, उसकी संपूर्ण जानकारी आज हम इस चैनल के माध्यम से करेंगे। तथा जितने भी हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं उनसे यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर हिट करें तथा आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन उससे प्राप्त हो जाए। जो भी एग्जाम, चाहे वो DSSB का हो या KBS, NVS, TGT, PGT का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो यूपी हो या उत्तराखंड हो या फिर बिहार तथा अन्य स्टेट लेवल जहां हिंदी पूछी जाती है, आप उससे संबंधित अगर तैयारी करने वाले छात्र या छात्राएं हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन जरूर प्राप्त हो और हिंदी की संपूर्ण जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आइए साथियों, आज मैं लेकर चलता हूं एक नई सीरीज की ओर जिसमें उत्तराखंड समूह ग यूके ट्रिपल SC द्वारा जो आयोजित परीक्षाएं हैं उनमें जो 20 अंकों का जो सिलेबस है उसमें हिंदी व्याकरण और साहित्य का जो सिलेबस है उसका आज हम डिस्कशन करेंगे तथा आने वाले दिनों में इसकी प्रत्येक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए साथियों, मैं लेकर चलता हूं सीधे हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है उसकी ओर। इसमें जो पहला अध्याय है उसमें देखेंगे हम पहले अध्याय की ओर। उसमें है भाषा एवं हिंदी भाषा। ठीक है, जो भाषाएं हैं वो और हिंदी भाषा का विकास हुआ और कैसे उसका जो विभाजन है, सौरसेनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, इनका जो विकास क्रम है वो कैसे परिवर्तित हुआ और कैसे हम आधुनिक काल में खड़ी बोली की तरफ आए, संस्कृत से कैसे पाली में आए, पाली से कैसे प्राकृत में आए, प्राकृत से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट्ट तथा अवहट्ट से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, उसकी हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा जो भी हमारी 17 बोलियां हैं उनमें से कुमाऊनी और गढ़वालियों का विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तथा अन्य जो 15 बोलियां हैं उनका हम थोड़ा थोड़ा डिटेल उनकी जानकारी हम इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त करेंगे। तथा जो अगला चैप्टर है इसी में लिपि। अब भाषा को जिस रूप में लिखा जाता है, जिस लिखित रूप में लिखा जाता है उसको हम लिपि कहते हैं। तथा लिपि में देवनागरी लिपि तक जो विकास क्रम है, जो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि से आधुनिक भारतीय लिपियों का विकास हुआ जिसमें देवनागरी लिपि प्रमुख है, उसका हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तथा आने वाले समय में देवनागरी लिपियों के गुण दोष तथा देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भारतीय अन्य भाषाएं हैं, मणिपुरी है, नेपाली है, इनका हम कैसे देवनागरी लिपि में जो अन्य बोलियां हैं, जो अन्य भाषाएं हैं, उनमें कौन कौन सी भारतीय भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसके अंतर्गत हम उनका अध्ययन करेंगे। अब आता है व्याकरण का भाग जिसमें स्वर और व्यंजन। जो पहला अध्याय है वो है स्वर और व्यंजन। साथियों, हम जानते हैं कि जो भाषा का विकास होता है वो स्वर या फिर वर्ण से विकसित होता है। तो जो विकास क्रम है उसमें वर्ण या स्वर, वर्णमाला का क्रम है वो सबसे पहले उसका अध्ययन किया जाता है, तब जाके उसमें शब्द, तब 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जब शब्द बनते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसका हम विकास क्रम, वर्ण कैसे बनते हैं, स्वर कैसे बनते हैं, स्वरों का विकास क्रम कैसे होता है, स्वरों का विभाजन कैसे होता है, जीभ के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्र स्वर कौन कौन से, इसका जो विकास क्रम है, एक वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन कैसे से किया जाता है तथा वर्तमान में इसको याद करने की जो ट्रिक्स हैं
उनके माध्यम से हम इस चैप्टर का हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा इसमें जो अगला है व्यंजन, व्यंजन का विकास यानी कि स्पर्शी व्यंजन क्या है, अघोष क्या है, सघोष क्या है, और घोष के आधार पर कैसे विभाजित कर सकते हैं, प्राण के आधार पर इनका विभाजन कैसे किया जा सकता है, ये हम बड़े रोचक तरीके से इसका अध्ययन करेंगे आने वाली क्लासेस में। और जो अगला चैप्टर है वो है हिंदी वर्तनी। अब जानते हैं हम हिंदी वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग करते हैं, और अरबी भाषा में क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अगर यदि आपको मालूम है तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अरबी भाषा में हिंदी स्पेलिंग को क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि ये कई एग्जामों में मैंने देखा कि अरबी भाषा का जो शब्द है उसको दिया रहता है, ठीक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए। यदि किसी भाई या बहन को पता है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें कि अरबी भाषा में स्पेलिंग या वर्तनी को अरबी भाषा में क्या कहा जाता है। आप जरूर कमेंट करें कि इसको अरबी भाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। तो हम हिंदी का जो वर्तनी विश्लेषण है, वर्तनी शोधन है, वर्तनी मीन्स क्या होता है, वर्तनी मीन्स होता है लिखने की रीति, लिखने का जो प्रचलन है, जो स्पेलिंग है उसको क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका विश्लेषण, इसका शुद्ध और अशुद्ध यानी कि शोधन कैसे हो सकता है, उसमें स्पेलिंग मात्रा मिस्टेक दे सकता है या फिर उसका लिखने का जो तरीका है तो उसको कैसे लिखा जाता है वो इसके माध्यम से आपसे पूछ लिया जा सकता है। अगला है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह यानी कि जब हम काव्य का अध्ययन करते हैं उसमें कहाँ कहाँ पर विराम लेते हैं, कहाँ कहाँ पर रुकावट आती है, उसको विराम चिन्ह के माध्यम से, कि कहाँ कहाँ पर अधिक रुकना पड़ रहा है, कहाँ ज्यादा रुकना पड़ रहा है, कहाँ हम व्यवस्थित तरीके से बोलते जा रहे हैं, फ्लो में बोलते जा रहे हैं, उसका हम इस चैप्टर में अध्ययन करते हैं। तथा हिंदी अंकों का इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक। अगला जो चैप्टर है वो है शब्द संरचना। अब शब्द संरचना, कैसे शब्दों का निर्माण किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एग्जाम की दृष्टि से कई क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो इसमें शब्द संरचना कैसे बनती है, वर्ण किसे कहते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है, इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे इसमें। और शब्दों के निर्माण में इनका क्या योगदान है, हम आने वाली कक्षाओं में इसका अध्ययन करेंगे। तथा अब है अगला प्रत्यय उपसर्ग। प्रत्यय किसे कहते हैं, शब्द के आगे जोड़े जाते हैं या फिर शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, शब्द के आगे जोड़े जाते हैं या फिर शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है। और इसमें मूल शब्द क्या है, मूल शब्द आपको पता होगा, मूल शब्द के आगे जोड़ने पर उपसर्ग होता है, मूल शब्द के पीछे जोड़ने पर जो पीछे जोड़ते हैं और उसमें विशेषता लाते हैं वो उपसर्ग होते हैं, ठीक है। संधि का नियम कहाँ लागू होता है, कहाँ नहीं लागू होता है, इसका हम विस्तृत जानकारी आने वाली कक्षाओं में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चैनल है इसके माध्यम से हम सिर्फ हिंदी, अन्य सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ाते हैं, और सिर्फ हिंदी जहाँ जहाँ पूछी जाती है, चाहे वो हिंदी साहित्य से संबंधित हो या फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित हो, उसके अब देखिए इसमें व्याकरण का कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये सिर्फ यूके एसएससी तक ही सीमित है या फिर यूपी एसएससी तक ही सीमित है या फिर बिहार की जो समूह ग लेवल की परीक्षा है उन्हीं तक सीमित है। ये आपके काम कहाँ कहाँ आ सकती है, जितने भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं उसमें काम आ सकती है, ठीक है। जितने भी आपका यूके एसएससी द्वारा या फिर डीएसएसबी द्वारा या फिर ये यूपी के जितने भी टीचिंग से संबंधित एग्जाम है उनके अंतर्गत इसका सिलेबस काम आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं इसी में आगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद, सर्वनाम के भेद, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष विशेषण और क्रिया विशेषण और कारक चिन्हों का इसके अंतर्गत अध्ययन, विस्तृत जानकारी इसके अंतर्गत करेंगे। साथियों, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि आपका जो ये चैप्टर है और ये अगला वाला चैप्टर है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप इस पे नोट लगा लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अगला चैप्टर है इसमें शब्द भंडार। अब देखिए हम आपने देखा होगा कि जैसे इंग्लिश के जो विद्यार्थी हैं या फिर हिंदी के विद्यार्थी हैं उसमें हम देखते हैं कि कई शब्द ऐसे लिखे रहते हैं कि ये शब्द कहाँ से उद्भव हुआ, लैटिन, जैसे इंग्लिश भाषा में लिखा रहता है लैटिन भाषा के या फिर फारसी भाषा के, पर्शियन भाषा का शब्द है, ऐसे करके लिखा रहता है। तो वो जो उसका मूल शब्द है वो कहाँ से आया, वैसे ही जो हिंदी वाले शब्द हैं उनका जो शब्द भंडार हमने लिया गया है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत से जो शब्द लिए गए हैं वो तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तद्भव यानी कि जो हिंदी में उद्भव हुए,
ठीक है, हिंदी में उद्भव हुए और संस्कृत से उनका विकास माना जाता है, वो हमारा किसके अंतर्गत आएंगे, तद्भव के अंतर्गत आएंगे। देशज, देशज कौन से हुए, जो हमारे हिंदी के अपने शब्द हैं। तद्भव कौन से हुए, जो हमारे संस्कृत से उद्भव हुए। लेकिन देशज कौन से हुए, जो हमारे हिंदी के अपने शब्द, जो अपने दिए हुए शब्द हैं, वो देशज के अंतर्गत आते हैं। आगत, जिसमें भारतीय भाषाओं, जिसमें भारत की अन्य भाषाएं, ठीक है, भारत की अन्य भाषाएं मतलब दक्षिण भारत की भाषाएं या फिर उत्तर भारत की जो अन्य भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी है, पंजाबी जितनी भी बोलियां हैं, या फिर दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, इनसे जो आगत शब्द हैं, या फिर विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी जैसे कॉफी है, ऑफिस है, ये हम क्या करते हैं, डेली रूटीन में यूज करते हैं, लेकिन इनका जो विकास है वो भारत में तो नहीं हुआ ना, विदेशों से आया है, यानी कि भारत ने बाहर से इसको एक्सेप्ट किया है, तो इनको क्या कहते हैं, आगत वर्ड कहते हैं, आगत शब्द कहते हैं। इनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत विस्तृत जानकारी इसके इस अध्याय के अंतर्गत करेंगे, तथा जो शब्द हैं उनका अर्थ के आधार पर उनका विभाजन कैसे कैसे होता है, उनका एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची शब्दों का इस चैप्टर के माध्यम से हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक, अगला जो चैप्टर है वो है संधि। संधि दोस्तों मैं आपको फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इसमें क्या है, संधि का जो चैप्टर है उसमें सिर्फ स्वर संधि है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं एग्जामों में मैंने देखा, पुराने जो पेपर सॉल्व कर रहा था उसमें मैंने देखा कि यूकेएसएससी ने भी कुछ व्यंजन संधि के भी कुछ कहीं कहीं पे संधियों में व्यंजन संधि को भी उसने लिया है, तो हमें व्यंजन संधि को भी छोड़ना नहीं है। तो स्वर संधि का अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में व्यंजन संधि का भी इसके अंतर्गत अध्ययन हम करेंगे। स्वर संधि के अंतर्गत इसने लिखा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, ये इतने इसने एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमें व्यंजन संधि को भी इग्नोर नहीं करना है, उसका भी हम आने वाले समय में, उसका अध्ययन हम आने वाले समय में करेंगे। अगला चैप्टर है वाक्य परिचय। अब देखिए इसका जो क्रम है वो क्या है, शब्द है, ठीक है, सबसे पहले है वर्ण है, ठीक है, वर्ण के मेल से शब्द बना हमारा, शब्दों के मेल से हमारा क्या बना, शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बना। ठीक, अब जो ये क्रम है ये हम पूरी जानकारी इसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण पढ़े थे, फिर दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। दो या अधिक शब्दों के क्रम, व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसका जो व्यवस्थित क्रम है वो हम इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे, किसमें, वाक्य परिचय में। वाक्य परिचय से आशय इसकी परिभाषाएं पूछ दे रहा है, आजकल वर्तमान समय में ट्रेंड जैसा बन गया है परिभाषाएं पूछना, या फिर उनसे संबंधित जितने भी वाक्य दे रखे हैं उनके बारे में, उनके गुण दोष के बारे में आजकल कई एग्जामों में मैंने देखा ये पूछने का एक ट्रेंड सा बन चुका है, ठीक है। वाक्य के प्रकार कैसे कैसे हम, जो वाक्य के प्रकार दो भागों में कैसे उसको विभाजित करते हैं, और कैसे उनके फिर अन्य जो उसके अंतर्गत जो सम्मिलित अन्य भाग हैं उनके, उसका हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तथा अंत में कुछ वाक्य अशुद्धियां दी रहती हैं, तो उनका शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम उसका अध्ययन करेंगे। ठीक, जो अगला है इसी में अगला चैप्टर है वो है लोकोक्ति एवं मुहावरे। लोकोक्ति एवं मुहावरे हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तथा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है, जो इसके अंतर्गत जो लोकोक्तियां ट्रेंड में बन चुकी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से जैसे टीजीटी पीजीटी में पूछी जा रही हैं, कई ऐसी लोकोक्तियां या वाक्य शुद्धिकरण ऐसा व्यवस्थित क्रम है उनका, वो हर बार कई सालों से आप देखेंगे कि वो ही पूछ रहा है एग्जाम में, कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका हम आने वाले समय में उसका अध्ययन हम इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। अगला है पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन की विस्तृत जानकारी, टिप्पण क्या होता है, तथा प्रारूपण क्या होता है, और विज्ञप्ति कैसे कैसे जो सरकारी विज्ञप्तियां निकलती हैं उसका कैसे कैसे उसको क्या उसका प्रारूप है, उसका हम इस चैप्टर के माध्यम से उसका अध्ययन करेंगे। तथा सरकारी पत्र क्या होते हैं तथा अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, ये हम इसकी विस्तृत जानकारी तथा उनमें क्या अंतर है इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगला है जनसंचार किसे कहते हैं, संचार के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया क्या है, वो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो यूकेएसएससी, अब आपने देखा होगा यूके SSSC द्वारा जितने भी एग्जाम वर्तमान समय में कराए जा रहे हैं वो बहुत गहराई से अध्ययन करा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से विभिन्न समूह
गौ से संबंधित जितने भी तैयारी करवा रहे हैं ऊपर ही ऊपर करवाई जा रही है, लेकिन इसका हमें गहराई से अध्ययन करना जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा अंतिम जितने भी पेपर हुए हैं उसमें बहुत गहराई से अध्ययन, आपने साहित्य हो या व्याकरण हो, उसमें बहुत गहराई से ऊपर ही ऊपर अध्ययन न करते हुए हमें गहराई से जाना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो आइए इसके अंतर्गत क्या है, जनसंचार है, हिंदी कंप्यूटरिंग है, संचार मीडियम क्या होते हैं, संचार माध्यम हमारे कौन कौन से हैं, दृश्य कौन कौन से हैं, और दृश्य श्रव्य कौन कौन से हैं, ठीक है, दृश्य श्रव्य कौन कौन से हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं क्या होती हैं, रेडियो टेलीविजन, रेडियो है, टेलीविजन है, वो कैसे किस प्रकार के संचार माध्यम हैं, तथा हिंदी में सोशल मीडिया का जो महत्व है उसका अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। ठीक, अब हिंदी में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण है तो वहीं पे कंप्यूटर भी आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर की संपूर्ण जानकारी हमें पता होनी चाहिए, फॉन्ट क्या है, टाइपिंग क्या है, तथा पेज लेआउट क्या होते हैं, इसकी जानकारी हम आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से आपको करवाई जाएगी। ठीक है, ये था हमारा ग्रामर या व्याकरण से संबंधित जो भी पार्ट था वो इससे ऊपर को था। अब जो आता है हमारा हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय उसने स्पष्ट कर दिया है, उत्तराखंड राज्य या एनसीईआरटी द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही पूछा जाएगा, उससे ऊपर नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ 10वीं एवं 12वीं पाठ्यक्रम के आधार पर ही ये आपका साहित्य का जो सिलेबस है वो पूछा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा दोस्त साथियों, आपने जो पुराने जो एक या दो जो पिछले पेपर हुए हैं उसमें देखा होगा साहित्य के कई गहरे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे उसमें महादेवी वर्मा की कई रचनाएं ऐसी पूछी गई हैं जो बहुत कम ट्रेंड में चला आ रहा था। ठीक है, शैलेश मटियानी है या फिर राहुल सांकरत्यायन की कई गहरी पंक्तियां, उनकी कई पंक्तियां कोटेशन पूछ ले रहा है, तो इसलिए हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित एक भी प्रश्न छूटना अर्थात तो हमारे लिए क्या है, बहुत नुकसानदायी हो सकता है। तो हम इसकी विस्तृत जानकारी साहित्य के अंतर्गत भी करेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत पद्य और गद्य दो भागों में इसने विभाजित किया है। पद्य में कबीर है, सूर है, तुलसी है, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, छायावाद के तीनों स्तंभ, जो 4 स्तंभों में से 3 पद्य के अंतर्गत लिए गए हैं और एक महादेवी वर्मा को उनका गद्य साहित्य को अधिक महत्व दिया गया है। तो पद्य के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद है, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, माखनलाल चतुर्वेदी है, मुक्तिबोध है, मंगलेश डबराल है, राजेश जोशी हैं। इनके गद्य साहित्य, इनका पद्य साहित्य में क्या योगदान है और किस काल के अंतर्गत ये रखे जाते हैं, भक्ति काल में इनका क्या योगदान था और इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी, वर्तमान समय में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला है गद्य से संबंधित राहुल सांकरत्यायन का गद्य यानी कि यात्रा साहित्य में योगदान इनका बहुत महत्वपूर्ण है। इनका यात्रा साहित्य क्या क्या है और इनके द्वारा लिखे गए निबंध क्या क्या हैं, इनके द्वारा लिखी गई गद्य की अन्य विधाएं कौन कौन सी हैं, उसका विशेष रूप से इनका यात्रा साहित्य एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसका हम आने वाले क्लासों में इनका अध्ययन करेंगे, विस्तृत जानकारी लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, उपन्यास हैं और इनका जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो इनका योगदान है, इसकी हम विस्तृत जानकारी इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। प्रेमचंद्र गद्य साहित्य के विकास में इनका योगदान, प्रेमचंद्र युग से पूर्व तथा उनके बाद का जो युग है और इनके अंतर्गत सम्मिलित जो अन्य कवि हैं उनका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। महादेवी वर्मा, छायावाद की 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का भी योगदान है, तो उसमें महादेवी वर्मा का पद्य के साथ साथ हम गद्य का इनका जो इनके द्वारा लिखे गए जो इतने भी निबंध हैं या फिर जो गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत यात्रा संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, निबंध है इनके द्वारा लिखे गए, उनका अध्ययन हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। शिवानी है, गोरापंत शिवानी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल गद्य साहित्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हरिशंकर परसाई हैं, ठीक है, हरिशंकर परसाई के निबंध बहुत प्रसिद्ध हैं। शैलेश मटियानी उपन्यास इनके बहुत पूछे जा रहे हैं। मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। मन्नू भंडारी हैं,
शेखर जोशी हैं, ये हमारा हिंदी साहित्य के गद्य सिलेबस के अंतर्गत इनकी विधाएं और इनकी जो गद्य सिलेबस में उपन्यास हैं, नाटक हैं, इनके द्वारा लिखे गए या फिर गद्य की अन्य विधाएं हैं वो। अब देखिए यहाँ पे जैसे जयशंकर प्रसाद पद्य के अंतर्गत लिखा गया है, लेकिन इनके निबंध और नाटक को भी, इनके द्वारा लिखे गए नाटक को भी हमें छोड़ना नहीं है। तो हम इसकी विस्तृत जानकारी हम आने वाले समय में करेंगे। तो साथियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा हमारे द्वारा जो दी गई जानकारी है उसका लाभ आप मुफ्त में ले सकें तथा हमारे जो ज्ञान का विस्तार है उससे आप परिचित हो सकें और आने वाले समय में आप हमारे द्वारा जो हिंदी से संबंधित जितनी भी जानकारी है आप उसको प्राप्त कर सकें तथा जो आने वाली जो सीरीज हैं, जितनी भी हम आने वाली नई सीरीज जो इस प्रारंभ करेंगे उनकी आप जानकारी हमसे ले सकते हैं तथा जो हमारे द्वारा एक जो जेई या फिर जो समूह गौ से संबंधित जो पेपर है उनके लिए मॉक टेस्ट जो प्रारंभ किए जा रही है सीरीज है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं तथा अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।